हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.31। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं इसमें लिखा क्या है, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है, इसके 7 पार्ट्स हैं, तो एक एक करके सारे पार्ट को हम करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, 2 large conducting spheres carrying charge Q1 and Q2 are brought close to each other. Is the magnitude of the electrostatic force between them exactly given by F is equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि आपके पास 2 स्पेयर्स हैं, ये कंडक्टिंग स्पेयर है, इसके ऊपर चार्ज है Q1, इसके ऊपर चार्ज है Q2, और इनके जो बीच का जो डिस्टेंस यानी सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है R। ठीक है, तो यदि इनको हम पास में लाएंगे तो क्या इनके बीच जो फोर्स होगा क्या वो इस एक्सप्रेशन से एग्जैक्टली दिया जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये हमको बताना है। तो ये क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला है ये। आप सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। यानी अगर कोई पॉइंट चार्ज है, दिस इज पॉइंट चार्ज Q1 और ये है Q2 और उनके बीच का यदि डिस्टेंस है R, तब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्फीयर है और उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे एक स्फीयर है और इस पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो चार्ज है इसका पॉइंट चार्ज के फॉर्म में सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो ऐसा अजम्पशन हम लेके हम स्पेरिकल कंडक्टर के लिए भी ये जो है ये वाला कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। कंडीशन क्या है, ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ दिस, यहाँ पे इसको चार्ज Q1 दिया है, Q2 दिया है, तो ये तो यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन अगर आप इसको पास में लाएंगे, जब इसको आप पास में लाएंगे तो होगा क्या, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और इस वजह से होगा क्या, इसके जो पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे और इसके जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके जो चार्जेस होंगे तो पहले यूनिफॉर्मली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब क्या हो जाएंगे, केवल वो लेफ्ट साइड में कंसंट्रेटेड हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ का पोर्शन खाली हो जाएगा। ठीक है, वेकेंट ऑफ द चार्जेस। वैसे ही इस केस में भी राइट हैंड साइड वाले स्पेयर में भी जो सारे चार्जेस है राइट में कंसंट्रेटेड हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, और यदि इन दोनों में सेम चार्ज है उस वजह से, तो अब होगा क्या, अब ये जो है ये जो चार्जेस है, इस चार्जेस का जो सेंटर है अब ये नहीं कहलाएगा, क्योंकि अब चार्जेस थोड़े से लेफ्ट में शिफ्ट हो गए हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ कहीं पे होगा इन चार्जेस का जो सेंटर होगा, वैसे ही इन चार्जेस का जो सेंटर होगा थोड़ा सा राइट में कहीं शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जो है, अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, उनके लिए जो डिस्टेंस था वो R अब बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो गया सेंटर ऑफ चार्ज, ये थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो गया, तो R बढ़ गया। यदि R बढ़ जाएगा तो अब जो इनके बीच में फोर्स होगा वो इतना नहीं होगा, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यदि R बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा। तो यानी अगर 2 चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर को आप पास में लाएंगे तो उनका फोर्स जो है इतना नहीं होगा, उससे घट जाएगा। किस केस में, यदि दोनों में सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन इसका उल्टा होगा यदि दोनों में अपोजिट चार्जेस हैं। जैसे मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, किसमें, ये वाले लेफ्ट वाले में पॉजिटिव चार्ज है, और इधर राइट वाले में जो है स्पेयर में नेगेटिव चार्ज है। तो अब इसमें क्या होगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और उस वजह से जो पॉजिटिव चार्ज थोड़े से राइट में शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड से जो है ये खाली हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और सारे चार्ज है राइट फेस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और यही चीज़ इसमें भी होगा, इधर से नेगेटिव चार्ज हट जाएंगे और लेफ्ट साइड में सारे जो है नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से अब क्या होगा, दो सेंटर ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज है ये थोड़ा सा इधर राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और ये सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। और इस वजह से होगा क्या, सेंटर ऑफ चार्जेस जो हैं अब इनके बीच का ये डिस्टेंस अब कम हो जाएगा, यानी R कम हो जाएगा। और यदि R कम हो जाएगा तो इनके बीच का फोर्स बढ़ जाएगा। तो क्या हो रहा है, यदि अपोजिट चार्ज होंगे तो इनका बीच का जो फोर्स है थोड़ा सा ज़्यादा होगा इससे, और अगर सेम चार्ज होंगे तो इनके बीच का फोर्स इससे थोड़ा सा होगा कम। ठीक है, तो मतलब ये फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा इन केस ऑफ द चार्जेस आर ऑन स्पेयर। आया समझ में?
चलिए, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट में देखिए क्या लिखा है। तो देखिए सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें क्या दिया है, इफ कूलम्स लॉ इन्वॉल्व 1/r³ डिपेंडेंस इंस्टेड ऑफ 1/r² वुड द गॉस लॉ स्टिल बी ट्रू। तो ये बोल रहे हैं यदि कूलम्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, दैट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। उसकी जगह हम बोलें दैट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ द डिस्टेंस, सॉरी क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो उस केस में क्या जो गॉस लॉ है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, क्या वो सेम रहेगा, क्या वो बदल जाएगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करें, तो सबसे पहले अब हम जो है कूलम्स लॉ मान लो ये लिखेंगे हम 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r³, ये होगा फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस। ठीक है, अब हमको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये हमको पता है। तो यदि हमें किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे पता करना है तो ये फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q/r³ हो जाएगा, क्योंकि डिपेंडेंस अब चेंज हो गया, इसका r³ पे डिपेंडेंस है। तो अब क्लियर हुआ। देखिए जब ये डिपेंडेंस चेंज हो जाएगा तो फोर्स का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम अज्यूम कर रहे हैं एक पॉइंट चार्ज Q, मान लेते हैं ये एक पॉइंट चार्ज है, ये Q है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी चार्ज Q है, इसकी वैल्यू Q है। अब इसके चारों ओर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे होगी, आउटवर्ड होगी। ये पॉजिटिव चार्ज हम मान के चल रहे हैं, प्लस Q है, इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटवर्ड होगी। अब इसके चारों ओर अगर हम एक गॉसियन सरफेस बनाएं, तो मान लो मैं एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ। ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r, एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है। ठीक है, हम गॉस लॉ यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसीलिए हम एक गॉसियन सरफेस बनाए जिसका रेडियस r है, ये स्फेरिकल सरफेस है। अगर मैं ये पूछूं कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू E इंटू ए। ठीक है, ये हमको पता है, फ्लक्स का एक्सप्रेशन E इंटू ए। यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे, और A एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर, ये सॉरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स हो जाएगा E, A कितना है, A की जो वैल्यू है वो है 4πr², ये सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। और जो E है इस चार्ज की वजह से इसके हर एक पॉइंट पे जो E है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, और वो वैल्यू होगी 1/4πε0 इंटू Q/r³। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4πr² से, तो हमको क्या मिलेगा, 4π से 4π कट जाएगा, r² से ये कट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0 इंटू r मिलेगा। ठीक है, लेकिन गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ क्या कहता है, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो होगा Q/ε0, केवल Q पे डिपेंड करता है, R का सवाल ही नहीं है। तो इसका ये मतलब है यदि जब R चेंज हो जाएगा, डिपेंडेंस जो है r² की जगह r³ पे हो जाएगा, तो जो है गॉस लॉ भी चेंज हो जाएगा। अब गॉस लॉ का फॉर्मूला जब इससे डिराइव कर रहे हैं तो हमको डिनोमिनेटर में R मिल रहा है, मतलब ये जो है जो एक्सप्रेशन है गॉस लॉ का ये नहीं रहेगा। जब कूलम्स लॉ पे इफेक्ट आएगा तो वो इफेक्ट फिर गॉस लॉ में भी आएगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका B पार्ट। अब करते हैं इसका C पार्ट। तो ये देखिए ये थर्ड पार्ट है। थर्ड में क्या दिया है, अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज्ड एट रेस्ट एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, विल इट ट्रेवल अलोंग द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। तो यहाँ क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हम लाइन से दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज हम रख दें, मान लो यहाँ पे एक चार्ज ये रखा, दिस इज Q0। ठीक है, तो स्मॉल टेस्ट चार्ज अगर यहाँ आप रख देंगे तो क्या इसको हम रख देंगे, मतलब यहाँ बोला है द टेस्ट चार्ज इज रिलीज अ ट्रेस, मतलब उसको रिलीज कर देंगे। तो क्या ये मूव करने लगेगा स्ट्रेट लाइन में,
तो आंसर है यस, बट कंडीशन के साथ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तब तो ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, राइट की तरफ। ठीक है, अब इसको लेफ्ट की तरफ रोकने वाला कोई नहीं है, तो भले ही थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा, ये जो टेस्ट चार्ज है ये मूव करने लगेगा, ये मूव करने लगेगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो तो सीधा चलता जाएगा, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आगे चल के मान लो अगर ये शेप चेंज हो गया इसका, किसी इस तरीके से ऐसे डिफरेंट फॉर्म में चलने लगा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा तो इसका पाथ है वो भी चेंज हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। तो कंडीशन ये है स्ट्रेट लाइन में चलने का कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए अब नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट, इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस इन कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इफ द ऑर्बिट इज इलेक्ट्रिकल। अब देखिए एक कोई एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन है घूमता है। अब इस न्यूक्लियस की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, और उस फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो इस सर्कुलर पाथ में मूव करने में कितना उसको वर्क डन होगा, ये हमको बताना है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि कंजर्वेटिव फील्ड में अगर कोई क्लोज्ड लूप में वर्क डन होगा, यानी जहां से स्टार्ट किए एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हो वापस वहीं पे आप आ जाओगे, तो उसमें वर्क डन जीरो होता है, कोई भी वर्क डन नहीं होता है। तो जब सर्कुलर पाथ में अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसमें टोटल वर्क डन होगा जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। आई बात समझ में। अब अगला पार्ट ये बोला है व्हाट इफ द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल। अगर ये सर्कल ना होता, इलिप्टिकल होता, तो भी तो ये क्लोज लूप ही होता। तो क्लोज लूप कैसा भी हो, चाहे सर्कुलर हो चाहे इलिप्टिकल हो, क्लोज लूप में जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो होगा जीरो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है पहले समझें। देखिए मान लेते कोई एक कंडक्टर हम लेते हैं, ये मान लीजिए कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है। अब इस पे चार्ज है, मान लीजिए इस पे जो चार्ज है सरफेस पे होता है किसी भी कंडक्टर के, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या पता है, किसी भी कंडक्टर में जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है जीरो। कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पे ये मैक्सिमम होती है। अब आप इससे और थोड़ा दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, क्यों, आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगी, सरफेस पे, और जैसे ही अंदर जाएंगे तो जीरो। तो ये डिसकंटिन्यूटी है ना, कि जीरो है अंदर और एकदम से मैक्सिमम हो जा रही है। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का, यदि आप ग्राफ बनाते हैं तो देखिए शुरू में तो जो कंडक्टर के अंदर है वो जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही हम कैपिटल आर डिस्टेंस पे पहुंचते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है और फिर हम देखते हैं एक्सपोनेंशियली धीरे धीरे ऐसे डिक्रीज होती जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिसकंटिन्यूअस होती है हर पॉइंट पे, लेकिन पोटेंशियल आपको पता है पोटेंशियल अंदर जीरो नहीं होता है। तो मान लेते हैं पोटेंशियल पे कुछ सरफेस पे इसका कुछ पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो ये सरफेस पे होता है, लेकिन जैसे आप सरफेस से अंदर जाएंगे तो इनसाइड पोटेंशियल इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। तो इसके अंदर अगर सरफेस पे पोटेंशियल V है, इसके अंदर भी V होगा। V इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो सरफेस पे है वही पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। तो यदि इसका आप ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, तो इसका जो ग्राफ बनता है ये मान लो V है और ये R है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो अंदर जो है पोटेंशियल वो मैक्सिमम होगा, कहाँ तक, सरफेस तक,
ये कैपिटल आर तक, फिर उसके बाद जो है ये डिक्रीज होना चालू हो जाता है बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ये इस तरीके से। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हुई, जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही अंदर भी होगा, यहाँ पे कंटिन्यूस होता है पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूस होती है। ठीक है, तो चलिए, तो ये हुआ ई। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट। देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, व्हाट मीनिंग वुड यू गिव टू ए कैपेसिटेंस ऑफ ए सिंगल कंडक्टर, यानी सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, मतलब उसको कैपेसिटर की तरह आप कैसे मान सकते हैं। कहने का मतलब जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको पता है, इसमें एक पॉजिटिव प्लेट होता है, ठीक है, और एक नेगेटिव प्लेट होता है, इसको और दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है कैपेसिटर। लेकिन अगर कोई सिंगल प्लेट है या कोई भी स्फेरिकल बॉल है या कोई सिंगल प्लेट है, तो ये जो है कंडक्टर जो है कैपेसिटेंस कैसे हम कंसिडर करते हैं। तो देखिए मान लो अभी ये जो है ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इसमें अभी कोई भी चार्ज नहीं है, तो मान लो इस पर हमने चार्ज दिया, ये प्लस चार्ज दिया, तो ये प्लस चार्ज कहाँ से लाए होंगे हम, ठीक है। तो मान लो ये जो प्लस चार्ज हम ला रहे हैं कहाँ से, इन्फिनिटी से लेते हुए आ रहे हैं और इसको प्लस चार्ज देते जा रहे हैं, तो ये जो है पूरा प्लस चार्ज हो गया, ठीक है। तो अगर ये प्लस चार्ज है, हमने इन्फिनिटी से लाया है प्लस चार्ज, तो इसका मतलब है जितना हमने प्लस यहाँ से यहाँ लाया है उतना नेगेटिव चार्ज इन्फिनिटी में रह गया है, ठीक है, क्योंकि चार्ज ऑलवेज कंजर्व है, जितना प्लस होगा उतना नेगेटिव होगा। इन्फिनिटी से यदि प्लस हमने लाया है इसके लिए, तो इन्फिनिटी में उतना माइनस चार्ज होगा। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं इस कैपेसिटर का एक पार्ट यहाँ पे है जो हमको दिख रहा है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो इन्फिनिटी में रखा होगा। यदि इस पे प्लस चार्ज है तो जो माइनस चार्ज वाला इसी के जैसे दूसरा कंडक्टर इन्फिनिटी में रखा होगा, और उन दोनों को मिला के जो है वो बनेगा एक कैपेसिटर, ठीक है। अब क्योंकि ये इन्फिनिटी पे रखा है इसलिए जो है इसका कैपेसिटेंस बहुत कम है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना दो कंडक्टर के बीच का। यदि इन्फिनिटी से उठा के आप इसके पास ले आएंगे उस कंडक्टर को, मान लो मैंने यहाँ ले आया, ये नेगेटिव वाला चार्ज वाला कंडक्टर है, ये इन्फिनिटी में था, इसको पास अगर ले आएंगे तो जितना पास लाएंगे उतना उसका जो है कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा, जितना दूर रहेगा उसका कैपेसिटेंस कम रहता है। इसीलिए जो सिंगल कंडक्टर है आप देखेंगे उनका कैपेसिटेंस जो है कम होता है, और जो डबल कंडक्टर होते हैं उनका कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है। और रीजन क्या है, वही सिंगल के केस में जो दूसरा वाला जो उसका पार्ट है हम अज्यूम करते हैं कि वो इन्फिनिटी में, ठीक है। तो आया समझ में। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या लिखा है, गेस द पॉसिबल रीजन व्हाई वाटर हैज मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 80 देन से माइका 6। यानी इसमें ये बताना है कि जैसे वाटर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है और माइका है 6 होता, क्यों ऐसा क्यों होता होगा। तो सबसे पहली बात हमको ये पता होनी चाहिए कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है किस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट भी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट होता है। और डाइपोल मोमेंट किस में ज़्यादा होगा, जिसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पी होता है Q इंटू 2a, ठीक है। तो जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को, जैसे वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएंगे, उसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंड होता है, और इनके बीच में कुछ सेपरेशन होगा, इसका चार्ज भी होगा, तो इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। अब वाटर क्या है, लिक्विड होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल हैं ईजिली पोलराइज हो जाते हैं वाटर, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वाटर। और अगर आप माइका की बात करें, माइका जो है सॉलिड होता है, उसको माइका को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो उतने पोलराइज नहीं हो पाते जितने लिक्विड के हो जाते हैं आसानी से। इसलिए ये जो वाटर है, वाटर के जो है आसानी से जो हो जाते हैं पोलराइज, इसलिए इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा, जिसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, और उसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा। इसलिए वाटर का ज़्यादा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और माइका का कम होता है।